अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एटन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और दुआ गो हूँ कि आपके चेहरों की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और जो है अगर आप किसी मुश्किल का शिकार हैं तो उस रब की ज़ात से ज़रूर मदद मांगिएगा, क्योंकि वो असबाब पैदा करने वाली है। हम इंसान अक्सर जो है वो परेशानी में ये तलाशने लग जाते हैं कि कौन सा बंदा है या कौन सा जो ज़रिया है वो हमारे लिए मददगार साबित होगा। आपकी एफ़र्ट्स पुट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले जो मदद है वो रब की ज़ात से मांगिए, क्योंकि असबाब पैदा करना, वसीले बनाना जो है वो उसी के हाथ में, और वो वाहिद ज़ात है जिसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे, आपके चेहरों की मुस्कुराहट बरकरार रहे। हमेशा से कुछ बेसिक चीज़ों के हवाले से हमेशा बात करते हैं। हमारी हेल्थ है, हमारे खाने पीने का है, साथ ही साथ जो है हम तालीम के हवाले से जो है हमेशा से फोकस्ड रहते हैं। हमारी जो है बड़ी कोशिश होती है हमारे प्लेटफॉर्म की कि हम एजुकेशन के हवाले से ज़्यादा बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हवाले से ज़्यादा बात करें, एकेडमिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस करें, ताकि जितने भी हमारे इंटरनली एंड एक्सटर्नली प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। जहाँ पे हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तालीम के मेयार को बेहतर बनाने की तरफ काविशें करते हैं, तो हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो हर रोज़ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं। इसी हवाले से अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में जाना स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा चार्मफुल रहता है। हम खुद भी स्टूडेंट लाइफ से निकल कर आए हैं, तो हमारे लिए बड़ा एक जो है वो तालीम के साथ साथ एक बड़ा ही मज़ेदार सा पूरा पीरियड रहता है, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ जो है आपको बड़ा एक जो है वो बड़ा मज़ेदार सा जो है एक टाइम पूरा गुजारने का मौका मिलता है। बहुत कुछ सीख भी रहे होते हो, साथ ही एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी होता है। इस तमाम इन्वायरमेंट के पीछे बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसको बेहतर बनाने की बहुत सारी ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट के, फैकल्टी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके अलावा स्टाफ के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ होते हैं, जिन पे बात करना और उनके हल के मुनासिब तरीके जो है वो ढूंढना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हवाले से आज हम बात करेंगे कि किस तरह की यूनिवर्सिटी को मसाइल का सामना है, क्या इश्यूज़ हैं जिस पे बात करने की ज़रूरत है और उनका मुनासिब हल क्या हो सकता है। क्योंकि इश्यूज़ पे सिर्फ बात करना, इश्यूज़ को हाईलाइट करना जो है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है, साथ में उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि उन प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन भी ढूंढें। तो वो सोल्यूशन ढूंढने की आज कोशिश करेंगे, और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ दो बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। उनसे मैं आपका तारुफ़ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमा सुल्ताना, डायरेक्टर एकेडमिक्स GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और साथ ही साथ उनके तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक, HOD पाकिस्तान स्टडीज़ GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? आप दोनों की तशरीफ़ आने का बड़ा शुक्रिया। मैडम, जैसे कि हमने बात की कि यूनिवर्सिटी में जाना तो एक वैसे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चार्मफुल सा पीरियड होता है, क्योंकि हम भी उसी टाइम से गुजर के आए, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं। मैनेजमेंट के हवाले से, फैकल्टी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे हमारे कहीं ना कहीं हमारे स्टाफ मेम्बर्स, हमारे टीचर्स जो है उनको टैकल कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उन मामलात पर हम आज बात करें और बताएँ कि यूनिवर्सिटी को बेसिकली किस तरह के इशूज़ या किस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़ा है, मिस मैनेजमेंट क्या आपको दिखाई दे रही है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखें, माशाल्लाह से अगर हम GC यूनिवर्सिटी की बात करें जी, 2002 में ये बनी। हाँ जी। और इस वक्त हम ये 24 की अगर वर्ल्ड रैंकिंग को देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से टॉप है पंजाब में, बिल्कुल 5th है ओवरऑल पाकिस्तान में, और 201 से 250 जो एशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी का शुमार होता है। अब देखें, लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आपके रहते हैं बिल्कुल, लेकिन इस लिहाज से हम कहते हैं कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ सिंस 2005। तो आप समझें कि मैंने हर इरा को देखा है, और इस लिहाज से ये है कि अगर हम डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी पहले की निस्बत। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस आई हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी है, हाँ कभी उसमें थोड़ी सी उसकी बैंडविड्थ का इशू होता है, वो आपको पता है ओवरऑल दी कंट्री ही चल रहा है। उसके अलावा ये है कि हम स्टूडेंट्स को भी नेट प्रोवाइड करते हैं क्लासरूम में। मोस्टली डिपार्टमेंट्स जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स हैं, बिल्कुल। तो वो यानी हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को हर फैसिलिटी दें। रिसर्च के हवाले से अगर आप देखें तो ये जो रैंकिंग है ये ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, बिल्कुल ठीक है। टीचिंग तो ठीक है, नो डाउट अ पार्ट ऑफ दैट, लेकिन ये रिसर्च में इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी के जितना भी एम्प्लॉय हैं, स्टाफ है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और इसमें देखें, हमारी यूनिवर्सिटी की एक खूबी ये भी है कि अगर
स्टाफ कोई एफर्ट करता है तो उसको रिकग्नाइज किया जाता है। ठीक है। अब रिसर्च एक्टिविटीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए हमें आरपीए मिलता है। ठीक है, नो डाउट कि मनी नॉट मैटर्स, द अवार्ड मैटर्स। कि इसका मतलब है कि आपकी एक्टिविटी को यूनिवर्सिटी लेवल पे रिकग्नाइज किया जा रहा है कि आपकी एफर्ट है ये यूनिवर्सिटी को आगे लेके जा रही है। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी इंसेंटिव्स देती है हमें बोनस के नाम पे। वो हमारा राइट नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। जो जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएगा उसको उतना उसकी सैलरी का जो है वो बोनस की फॉर्म में रिटर्न बैक कर देती है यूनिवर्सिटी। और फिर अगर हम इसके अलावा वर्कलोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये है कि हमने HEC का ही जो वर्कलोड है उसको लिया हुआ है। अब एक प्रोफेसर को जो है वो 6 क्रेडिट आवर्स है। अब देखें कि हम अगर 5 डेज़ यूनिवर्सिटी है ना, तो इसका मतलब है कि हमने 40 आवर्स काम करना है। अब 40 आवर्स में से जो हमने टीचिंग वर्कलोड एक प्रोफेसर को दिया है दैट इज़ ओनली 6 क्रेडिट आवर्स। और जो हमारा एसोसिएट प्रोफेसर है उसे 9 क्रेडिट आवर्स हैं। 9 आवर्स मतलब समझें आप। और उसके बाद जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर है उन्हें 12 आवर्स है। उसके बाद बाकी का टाइम हम उन्हें रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए देते हैं। तो इसलिए ये एक मिसकंसेप्शन कहीं आ रही है कि वर्कलोड यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा है। नो, वर्कलोड का यही फार्मूला HEC ने दिया हुआ है, वही फार्मूला हमारी यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया हुआ है। फर्दर यूनिवर्सिटी ने ये किया है कि आपको 3 क्रेडिट आवर्स तक की आपको रिलैक्सेशन दी है वर्कलोड में। ठीक। अगर अब आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है तो आपको 3 तो मैडम ये फिर मिसकम्युनिकेशन क्यों आ रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और जो है वो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है। तो मैं वही जानना चाहूँगी कि ये फिर इंटरनली मामलात आपस में क्यों नहीं ये चीज़ों को क्लियरिटी हो पा रही कि उतने ही है जो HEC की जानिब से दिए गए हैं? देखिए ये कहा गया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक प्रोफेसर डिप्यूट कर दिया हमने उसको, मोस्ट ऑफ दी जो हमारे प्रोफेसर हैं ना वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं। बिल्कुल ठीक। या उनके पास कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है। तो उस सूरत में देखें उन्हें 3 क्रेडिट आवर हमने रिलैक्स कर दिए। इवन हमारा जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है अगर उसको हम एलोकेट करते हैं एक PhD स्टूडेंट के वो उसको PhD करवाए तो हम उसे 1 क्रेडिट आवर वहाँ पे भी रिलैक्सेशन दे देते हैं। ठीक है, टीचिंग में। तो अब मिसकंसेप्शन ये है कि अब देखें अगर कोई इसके अलावा यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट करती है कि अगर कोई पेड विजिटिंग कर लें आप, हम उसे यूनिवर्सिटी लैंग्वेज में विजिटिंग लेक्चरर या विजिटिंग प्रोफेसर कंसिडर करते हैं। उस सूरत में यूनिवर्सिटी ने मैक्सिमम जो लिमिट आपको दी है ना कि आप 10 क्रेडिट आवर्स तक, अगर वो आपकी विल है, यस, आप लेना चाहें ले लें, या आपका डिपार्टमेंट का हेड अगर आपको असाइन कर दे, वो देखता है अपने स्टाफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है एक्स्ट्रा वर्कलोड। लेकिन चलें फिर भी हम कहते हैं कि चलें भाई ओके अब मैक्सिमम 10। अब ये देखें ये जो मैक्सिमम 10 लेके अपना क्रेडिट आवर्स का जो वर्कलोड है वो अगर 20 बनाया है तो इट इज़ नॉट डिस्क्रिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये तो आपकी अपनी विल है ना, आप ना लें। सही, ठीक है। तो अब बात ये है कि मैडम मीरम ने उस दिन कहा कि 21 क्रेडिट आवर, तो वो 21 क्रेडिट आवर ऐसे बनते हैं कि 10 से 12 क्रेडिट आवर तो वो हैं जिसकी वो पेमेंट सेपरेट ले रही हैं अदर देन सैलरी। ठीक है, पर लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें भी यूनिवर्सिटी ने अच्छा खासा रिनोमिनेशन रखा हुआ है, प्रोफेसर से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक, लेक्चरर तक। यानी ये हम नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ना हम पे बाउंड है, हम नहीं लेना चाहते, कोई हमें नहीं देगा, हम अपने स्पेसिफाइड वर्कलोड में। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगी कि ये जो फीसिस को लेके इश्यूज़ की बात उठती है या सैलरीज़ को लेके इश्यूज़ की बात उठती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो टीचर्स आते हैं उनकी इश्यूज़ की बात आती है कि उनको देखा नहीं जाता है और वो काम कर रहे हैं वर्कलोड की, जैसे मैडम ने भी पूरी की, तो इस सब में आप क्या सूरत हाल देखते हैं? मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें ऐड करें। अच्छा, मैं एक तो पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे बात करने की। और दूसरी बात यह है कि जो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उसके डिफरेंट पिलर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक। उसमें हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं और हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ये तीनों जब मिलके काम करेंगे तो इदारा ग्रो करेगा। बिल्कुल सही। और अगर इन तीनों के दरमियान रिफ्ट आएगी या कहीं पे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं तो डेफिनेटली उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है।
अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हमारे ट्रेजरर ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो विद द कोलैबोरेशन ऑफ द वाइस चांसलर वो काम करते हैं। अच्छा, हमारे जो टीचर्स हैं उनका काम है टीचिंग करना और रिसर्च करना। हाँ जी। और फिर उसके बाद हमारी रिसर्च को और टीचिंग को पब्लिक में लेकर आना। और स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स में हमारे यहाँ स्टूडेंट्स वेरी कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, सही। कुछ मिडिल क्लास के हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास से हैं, कुछ हमारे बाकी प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स हैं। अब इनके लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट्स अडॉप्ट करती हैं। मसलन हमारे जो फाटा और बल्तिस्तान वगैरह से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। रिसोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी के हैं, हमारे पंजाब के हैं, लेकिन बाकी प्रोविंसेस के, क्योंकि पंजाब का हमेशा एक डोमिनेटिंग रोल रहा है कि हमने बाकियों के साथ खड़े होना है, बाकी प्रोविंसेस के साथ, तो इसलिए हमारे एजुकेशंस के अंदर उनको फ्री एजुकेशन मिल रही है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप हैं, फाइनेंशियल एड ऑफिस है हमारा, उसको हमारी डिप्टी रजिस्ट्रार हैं मिस साइमा, वो उसको डील करती हैं। वहाँ पे हर दफ़ा जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो हमारे हर डिपार्टमेंट को शेड्यूल जारी किया जाता है कि इस कैटेगरी के अंदर स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जो बच्चा अप्लाई करना चाहे वो इसमें अप्लाई कर सकता है। सही। उसमें जो लोग फिनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी हैं, और जो लोग वहाँ पे इसकी मेरिट की बुनियाद पे अपना CGPA मेंटेन रखे हुए हैं उनको भी स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं। ठीक है। तो ये वैरायटी है स्कॉलरशिप के अंदर। अब जो बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है वो जाके वहाँ अप्लाई करें, उसको गवर्नमेंट और हमारा इदारा जो है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कि बच्चों के पास क्लासरूम्स की हद तक और ये बाकी फैसिलिटीज़ क्या हाँ जी, क्या मौजूद है। अब हम इसको प्राइवेट सेक्टर के साथ तो मैच कर नहीं सकते जी। कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो चूँकि एक ऐसे इदारे हैं कि जो सेल्फ फंडेड हैं, कि जिनके यहाँ उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, और हमारा जो इदारा है वो गवर्नमेंट सेक्टर का है। अब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कहीं थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी हो सकती है, वहाँ इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। मसलन क्लासरूम है, उसमें अगर कहीं मल्टीमीडिया नहीं है, क्लासरूम तो है लेकिन नेक्स्ट जब सेमेस्टर स्टार्ट होगा या ईयर स्टार्ट होगा वो डेफिशिएंसी को आप कम करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सही। अच्छा, उसके बाद जब जैसे मैडम ने जिक्र किया कि 2002 से यूनिवर्सिटी शुरू हुई, मैडम 2002 में आई हैं, मैं 2003 में आया था, तो 2003 से आज हमारे इदारे का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। उस वक्त हमारे पास स्टूडेंट की रेशियो है वो बहुत कम थी, और इस वक्त हम मोर देन 30,000 स्टूडेंट जो है वो हमारे पास इस वक्त अंडर ग्रेजुएशन में है। अब 30,000 स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हमारे इतने ब्लॉक्स बने हुए हैं। हमारा न्यू कैंपस चंग रोड पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त बेस्ट प्लेस है वहाँ पे पढ़ने के लिए और रहने के लिए भी। ठीक है। फिर स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो लाइब्रेरी तक उनकी एक्सेस हो। इस वक्त 2 बड़ी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास, एक न्यू कैंपस में अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी और एक हमारी ओल्ड कैंपस में, और हर साल उसके लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो सर, मैं आपकी बात को यहीं से आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे, रिसोर्सेज के हवाले से मज़ीद बात करेंगे, और न्यू कैंपस जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी हम पूछेंगे कि वो कब तक जो है वो अभी तक हम यही खबरें सुनते आ रहे हैं कि वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कितना टाइम मज़ीद लगेगा और चीज़ें कौन सी नई ऐड ऑन होगी, उस मौजू को भी जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात करें जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से कि वहाँ पे 30,000 के लगभग जो है इस टाइम तालिब इल्म है जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जो यहाँ पे मसला आता है, जो कि मसला हाईलाइट हुआ है, वो तो अब हमारे गेस्ट जो है हमें बेहतर अंदाज से बता सकते हैं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 30,000 के लगभग जो स्टूडेंट्स हैं जिस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं, तो वहाँ पर क्या स्टाफ आपके लिए जो अभी मौजूदा स्टाफ है उसकी जो भर्तियाँ हैं उसकी मज़ीद ज़रूरत है, हायरिंग करने की ज़रूरत है, या इनफ स्टाफ आपके पास मौजूद है? इस तरह की किसी तरह की कोई मसला है या कोई भी, क्योंकि इसी तरह की खबरें आती हैं कि स्टाफ की कमी के बायस जो है वो तालीम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। नहीं मैडम, ऐसे है कि यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है 2 साल से। ठीक है। जब भी उसका कोई सिलेक्शन बोर्ड होने लगता है तो तब गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं कि नो, आप फर्दर सिलेक्शन बोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वक्त भी प्लान था, ये जुलाई में भी एक सिलेक्शन बोर्ड अगर वो कंडक्ट हो जाता तो मोर देन 70 जो पर्सनस हैं वो आपके
फर्दर हमारे पास हायर हो जाते हैं। तो अब इस कमी को पूरा करने के लिए हम ये करते हैं कि पर ईयर विजिटिंग लेक्चरर्स की एक ऐड देते हैं। हर डिपार्टमेंट से हम पूछते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको 2 बंदे चाहिए, उसको 4, वट एवर दे हैव डिमांड, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उस लिहाज से फिर हम अखबार में ऐड दे देते हैं। ओपन होता है, ओपन मेरिट पे लोग उसको अप्लाई करते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है और फिर हम वो जो है फॉर 1 एकेडमिक ईयर उनको हम हायर कर लेते हैं। लेकिन ये तो कोई रास्ता है जो अपने मैडम यूनिवर्सिटी ने अगर एडवर्टाइजमेंट दे दी, यूनिवर्सिटी अगर सिलेक्शन बोर्ड करना चाह रही है और अगर सिर्फ जो उसमें प्रॉब्लम आती है वो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आपको पता है पहले इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा दिया, फिर गवर्नर की तरफ से बैन आ गया, तो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी चाहे भी तो वो उसकी वो नहीं कर सकती ना सिलेक्शन बोर्ड। जी। अदरवाइज देखें अगर यूनिवर्सिटी ने 2 आपकी एडवर्टाइजमेंट्स दी हैं जिसमें कि आपका टीचिंग स्टाफ भी है, जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, सबके लिए एडवर्टाइजमेंट है और वो अगर आप देखें तो वो अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट है। और फर्दर भी जो है उसके बाद कि अगर ये इसमें से हम हायर कर लेते हैं, फर्दर भी एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो पाइपलाइन में प्रिपेयर्ड पड़ी है। लेकिन अब इशू वही है कि जब तक हमारे पास आप कह लें कि परमानेंट वाइस चांसलर साहब नहीं आ जाते, अब उतनी देर तक हमें ये सीट भी जो है हमने देखा है कि जब से जो है वो हादसे की नज़र वाइस चांसलर साहब हुए उसके बाद अभी तक वो सीट खाली है, वहाँ पे परमानेंट कोई हायरिंग नहीं हो पाई है। इसकी वजह से आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो जो है वो मिसकम्युनिकेट, मिसमैनेज नहीं हो रही हैं? असल में देखिए मैडम ये सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है, वरना जहाँ पे भी प्रो वाइस चांसलर हो ना, इन द एब्सेंस ऑफ वाइस चांसलर ही एक्ट लाइक ए वाइस चांसलर। जी। अब वो बात ये है कि हम यहाँ पे अपनी विल पे होते हैं, हम किसी को देखना चाहते हैं उस सीट पे और किसी को नहीं, तो वो बाज़ दफ़ा ये ऐसा होता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते कि वाई ही इज़ ओवर देयर, तो अब फिर हम क्या करते हैं कि उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वक्त आप ये समझ लें कि वो प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं, एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स हैं नहीं। मसलन बोनस था, बोनस के लिए उन्होंने जो है वो एक खाम एक स्ट्राइक की फॉर्म में एक उसको किया, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसकी एवेल्यूएशन हो रही थी, किसी ने भी इनकार नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन से कभी किसी ने इनकार नहीं किया कि बोनस नहीं दिया जाएगा। सही। तो देखें प्रोसीजरल डिले तो हो सकता है ना, वो कोई डिनाइल तो नहीं था, तो हमने उसको अपनी तरफ से ही डिनाइल कंसिडर कर लिया और हमने उसको इशू बना लिया। तो मैडम जब हम फिर खुद से ही इशू बनाना चाहें तो मैं या आप तो या एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको फिर नहीं कवर कर पाएगी ना। तो अब बात ये है कि ये यूनिवर्सिटीज़ ऑलवेज उस वक्त चलेंगी जब हम एज एन टीम वर्क काम करें। तो अब ये है कि इस वक्त आप समझेंगे इस वक्त जो भी वीसी साहब की टीम है, हम किसी का नाम लिए बगैर चलें, एक अगर जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर पूरी टीम, जैसे आपने कहा और मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि हर काम जो टीम वर्क के साथ ही जो है वो क्वालिटी उसकी निकल कर आती है, लेकिन अगर टीम मेंबर्स के कुछ कंसर्न्स हैं तो उसको बैठ के डिस्कशंस के साथ अगर हल कर लिया जाए या उस मौक़िफ़ पे बात कर ली जाए तो मुझे लगता है कि ये जो मामलात है ये बड़ी आसानी से हल है। लेकिन अब ये है कि जब फिर आप आए ऑन अराउंड द टेबल तो फिर हम ये डिसाइड करके नहीं आते कि हम जब जा रहे हैं तो ये हमारी डिमांड है, तो अगर ये पूरी होंगी तो ओके वी विल गो फर्दर। ठीक है, देखें ये होता है कंप्रोमाइज, कहीं पे आपको स्टेप बैक करना पड़ता है, कहीं पे दूसरी पार्टी स्टेप बैक करती है, तो ये कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन हो तो नो डाउट के मसले हल हो जाए। अब अगर हम कंप्रोमाइज ही ना करना चाहें तो बताएं एडमिनिस्ट्रेशन कितना किस मसले को हल करेगी। देखें ना, दूसरी पार्टी अगर कंप्रोमाइज ना करना चाहे तो फिर तो हम उसको नहीं हल कर सकते ना। मैं या ऑब्वियस है, ये हमेशा की ये बात है कि जब भी आप टेबल पे आएंगे तो कभी आपको स्टेप बैक होना पड़ता है, कभी दूसरी पार्टी को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं ना आपको। हमेशा ये नहीं होता ना कि जो मेरी डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए 100%। अच्छा सर, यहाँ पे ये भी एक चीज़ आती है कि विजिटर टीचर्स की वजह से स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो बहुत मुतासिर होती है, वो शायद उस तरह से सर्व नहीं कर पाते क्योंकि उनके अपने बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो इस चीज़ में कितनी सदाकत है? देखिए मसाइल तो हर जगह पे होते हैं, कि ये बात नहीं है कि मसाइल को हम बिल्कुल माइनस कर दें, लेकिन अल्टीमेटली उसका सलूशन तलाश करना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि जो टीचिंग है वो वक्त के साथ साथ टीचिंग
टीचर्स के अंदर मैच्योरिटी आती है। वो कभी ये नहीं होता कि पहले दिन ही क्लास में आए तो हम उससे तवक्को करें कि वो एक आला लेवल का प्रोफेसर हो या उसका नॉलेज का लेवल वो हो। अब चूंकि आप देखें जैसे अभी दुनिया पूरी चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें माशरे के अंदर चेंज हो रही हैं। अब अगर आप अपने आप को नॉलेज शेयरिंग पे नहीं लाएंगे तो आप एक सेमेस्टर पढ़ा लेंगे, 2 पढ़ा लेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा कि आप उस सिस्टम में से माइनस हो जाएंगे। आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा जी। अब हमने 2003 से स्टार्ट किया, इस वक्त हम हैं तो डेफिनेटली हम एक स्ट्रगल करके आए हुए हैं। उस स्ट्रगल में टाइम लगता है। अगर आज हम ये सोचें कि आज का लेक्चरर जो है वो एक प्रोफेसर के लेवल पे पहुंच जाए तो उसको एज चाहिए होगी, उसको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उसको नॉलेज चाहिए होगा, देन वो उस लेवल तक पहुंच सकता है। वरना ये हम शुरू से ही बच्चे से 8 साल के बच्चे से ये तवक्को ना करें कि वो 50 साल के बंदे जैसे नॉलेज और विजडम जो है वो देना शुरू कर दें। ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि जो बेरोज़गार लोग हैं या जिनको कहीं अभी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही वो आएँ, पढ़ाएं, ग्रो करें और उसके बाद जहाँ उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे वो जा सकते हैं। अब इसमें आप देखें कि हमारा जो लेक्चरर है वो एमफिल है, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी है। अब एमफिल और पीएचडी लेवल का जो बंदा है वो डेफिनेटली रिसर्च करके भी आया हुआ है, फील्ड वर्क भी उसका होगा। वो जब टीचिंग में आएगा तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेगा। अब सिर्फ मैं जो फील करता हूँ, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब नया लेक्चरर कोई भर्ती होता है तो उसको एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से पहले गुजारना चाहिए, चाहे वो 1 मंथ हो या जितना भी आप टाइम ड्यूरेशन रखें, कि वो पेडागोजी जानता हो कि हाउ टू टैकल योर स्टूडेंट्स, कि आपने नॉलेज डिलीवर कैसे करना है। तो वो उससे थोड़ी सी उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी, वो बेहतर तरीके से फर्दर जो है वो डिलीवर कर सकेगा। ये जो ट्रेनिंग वाला प्रोसेस है ना, ये शायद पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कॉलेजेस के अंदर तो शायद हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब कोई नया लेक्चरर आता है तो उसको ये ट्रेनिंग वाले प्रोसेस से नहीं गुजारा जाता, उसको डायरेक्ट क्लासेस में भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ वैसे ही सर जो ट्रेनिंग सेशंस वाला जो एक पूरा टर्म है ना, इसको बड़ा निगलेक्ट रखा जाता है। ये तो हर स्टेज पे होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हैं, चाहे कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं। ऑन गोइंग टाइम के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन इस तरह के सेशंस जो हैं हमारे यहाँ नहीं करवाए जाते हैं। नहीं, ये अभी हमारे वो यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्लान हो रहा है। अभी ये हमारा वाइस चांसलर साहब की एजुकेशन की जो हेड है हमारी, उनके साथ मीटिंग्स भी हुई हैं, तो उस पर अभी ये जो कुछ दिनों में ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि हम नए लोगों की ट्रेनिंग करवाएं ताकि वो अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें। अच्छा, फिर ये सेल बनाया है ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, ठीक है, वो डिफरेंट कर रहा है, जैसे कोई पेपरा रूल्स बता रहे हैं इस तरीके से ना डिफरेंट ट्रेनिंग्स, तो उसमें ये भी आया है कि नेक्स्ट अब हम जो है वो न्यू कमर्स को जो है उसमें ट्रेनिंग दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ताकि जो है वो उनको पता हो आके कि किस तरह से क्या रोड मैप उनके पास है, उन्होंने किस तरह की पॉलिसीज़ पे चलना है और किस तरह से जो है वो एजुकेशन को हम कंप्रोमाइज़ किए बगैर जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। नए बंदे के लिए जॉब को समझना है, वर्क प्लेस को, वर्क इन्वायरमेंट को समझना, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ट्रेनिंग सेशन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और भी एक्सपर्ट के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक अप। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हवाले से आए रोज़ हम जो है वो डिफरेंट तरह की मिथ्स भी सुनते हैं, प्रॉब्लम्स भी सुनते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन तमाम सवालात के जो है आज जवाबात हासिल करने की कोशिश की जाए, ताकि जो है एक वाइड और एक जो है क्लियर विजन सबके सामने आए कि किस तरह से जो है वो इंटरनली मैनेजमेंट के जो मामलात है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। सर, एक और चीज़ जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैंने पहले भी बात करना चाह रही थी कि न्यू कैंपस की कंस्ट्रक्शन का काम हमने देखा है कि काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। वो आप बेहतर बता सकते हैं कि वो कब तक कंप्लीट होगा और कब तक जो है वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ऑपरेशनल होंगे वहाँ पे? अच्छा, इसमें ये होता है कि क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इदारे का डेवलप करना होता जी, है, वो कोई 1-2 दिन का काम तो है नहीं, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बहुत सारे हमारी वहाँ पे बिल्डिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, नई रेजिडेंसीज प्रोफेसर्स, एसोसिएट, असिस्टेंट और उन लोगों के लिए भी कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं।
जो उनको अभी वी साहब ने उनको हैंड ओवर किए हैं और वो शिफ्ट हो रहे हैं आजकल। तो ये एक अच्छा शगुन है कि फैकल्टी को वहाँ रहने के लिए घर मिल रहे हैं। लेकिन मसला क्या है कि अब हमारे पास फैकल्टी जो है सपोज 1000 है, लेकिन घर हमारे पास जो है वो इस वक्त जो है वो 200 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं। तो 100% फैकल्टी को घर प्रोवाइड करना जो है वो किसी भी इदारे के बस में नहीं होता, क्योंकि आपको स्पेस का भी इशू होता है और इसके साथ साथ क्या है कि आपको बजट चाहिए उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो जैसे मसलन डॉक्टर जाकिर साहब के दौर में ये न्यू कैंपस हमारा डेवलप हुआ, मोहम्मद अली साहब के दौर में ये घर बनने शुरू हुए, तो बाद में जो है वो शाहिद कमाल साहब के दौर में घर बने, तो अभी उनकी कंप्लीशन हो रही है, वी साहब उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जब कोई नया फर्दर हमारे पास बजट आएगा तो हम मज़ीद घर कंस्ट्रक्ट करके अपनी फैकल्टी को दे सकेंगे। तो लिहाजा इस वक्त इदारे को से आप 100% रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि वो 100% फैकल्टी के लिए घर कंस्ट्रक्ट करें और उनको फौरी तौर पर। लेकिन पाइपलाइन में चीज़ें हैं कि PC1 जो है वो अप्रूव्ड हैं कि फर्दर घर बन रहे हैं और उस पर बाकी लोग जो रहते हैं उनको भी मिल जाएगा। दूसरा जो है ना, हमारे जो एकेडमिक ब्लॉक्स हैं वो मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। इस वक्त हमारा कोई एकेडमिक ब्लॉक जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमारा एक स्पोर्ट्स का कम्प्लेक्स बना हुआ है, कभी आप चक्कर लगाएं कि वो मैं समझता हूँ कि पंजाब में बेस्ट हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है कि इस वक्त पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा, फिर वहाँ पे हमारे एक ऑडिटोरियम है, शायद आपका वहाँ पे विजिट हुआ हो, यानी मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम हमारा कायदे आज़म ऑडिटोरियम बना हुआ है, जहाँ पे मुख्तलिफ तकरीबात हमारी होती हैं, कॉन्वोकेशन होते हैं। अच्छा, एक मैंने जैसे आपको बताया अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी है, वहाँ वाइस चांसलर पूरा एक सेक्रेटेरिएट है, तो आप कभी सुबह के टाइम भी वहाँ चक्कर लगाएं ना, तो मैं तो वहाँ रहता हूँ, इतना अच्छा उसका एटमॉस्फेयर होता है। और मस्जिद है हमारे पास बहुत अच्छी, जो हमने ये इंडस्ट्रियलिस्ट के ताउन से वहाँ पे मोहम्मद अली साहब के दौर में हमने कंस्ट्रक्ट की थी। तो ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वो बढ़ता जाएगा। तो अभी चीज़ें बहुत सारी पाइपलाइन में हैं और उससे मज़ीद हमारा इदारा जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। ज़रूर। अच्छा मैडम, जब हम तालीम की बात करते हैं, हम एजुकेशन की, हमारे यहाँ वैसे ही महंगाई की वजह से आपको पता है कि लिटरेसी रेट हमने गुज़िश्ता चंद सालों में देखा है बहुत तेज़ी से जो है वो कम हुआ है। तो यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशंस की इस तरह की आपस की रंजिशें जो है वो तालीम को कितना मुतासिर करती हैं, या वो स्टूडेंट के लिए कितना ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक साबित हो रही हैं? सर, आपका मतलब है कि ये जो हमारी इस वक्त डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपस में कर रही हैं? डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का भी कर सकते हैं, या अगर सिर्फ GC की बात करें कि आपस के जो इश्यूज स्टाफ के चलते रहते हैं, मैनेजमेंट के चलते रहते हैं, हर किसी का जो है वो अपना पर्सपेक्टिव होती है, नहीं आता स्टूडेंट पे, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी कहीं ना कहीं हाईलाइट टाइम टू टाइम होता रहा है कि स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है तालीम के लिहाज से। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आपने बात बता दी कि हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, तो मैं ज़रूर चाह रही थी कि इस पर भी हम नॉर्मल अगर हम देखते हैं ना, जो हमारा स्टूडेंट हमारे पास एज ए स्टूडेंट आ जाता है तो उसकी टीचिंग पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि या रेगुलर फैकल्टी होगी या हम फैकल्टी हायर कर लेंगे, विजिटिंग ले लेंगे, उसके साथ उसको करेंगे। जहाँ तक अब फाइनेंशियल इश्यूज का आता है, तो फाइनेंशियल इश्यूज में जैसे कादर साहब ने आपको बताया कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटी अपने तौर पे भी 2 स्कॉलरशिप्स बच्चों को देती है। एक, हाँ, आप कहें कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो मिलके एक ज़कात फ़ंड है, वो जो बहुत नीडी बच्चे होते हैं उन्हें पूरी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन जैसे एक हमारा सेफ एंडोमेंट फंड है, मैं बेसिकली जो स्कॉलरशिप कमेटी है उसकी कन्वीनर भी हूँ। तो डिफरेंट हमारे पास ब्रिटिश के भी स्कॉलरशिप्स आते हैं, HEC के भी आते हैं, PIF का भी स्कॉलरशिप होता है, फिर बैतुल माल भी है, फिर हमारी ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ भी हमें स्कॉलरशिप देती हैं। नो डाउट कि उनका नंबर लिमिटेड होता है। उसके अलावा हम अपने तौर पे अपने स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर में एक कमेटी हमारी बनी हुई है जो कि उनको 50% उनकी फ़ीस में डिस्काउंट करती है, 50% यूनिवर्सिटी पे करती है। और उसके अलावा जैसे कादर साहब ने बताया कि हम बलूचिस्तान, फाटा और डिसेबल जो है हमारे पास, उनका भी नंबर ऑफ स्टूडेंट 52+ हैं इस वक्त ना। तो यानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हर तरीके से अकोमोडेट करती है। और फाइनेंशियल इश्यूज में भी ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत नीडी हो तो उनमें से किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो इवन इंस्टॉलमेंट की भी फैसिलिटी दे देते हैं
ताकि स्टूडेंट की स्टडीज मुतासिर ना हो। ठीक है, वो अपनी जो है वो करता रहे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कंटिन्यू कर ले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, कोई स्पेसिफिक नहीं, तमाम यूनिवर्सिटी को, या फिर हमारे जो है वो अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें तो किस तरह के इक़दाम करने चाहिए? क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे बच्चे जो है वो सिर्फ महंगाई की वजह से जो है वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लूप होल्स हैं जिसको फिल करने की ज़रूरत है? अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है कि जो बजट है, गवर्नमेंट का बजट, उसमें हमें इन इदारों का बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जब हम एजुकेशन पे बात शुरू कर देते हैं तो हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को रैंक करना शुरू कर देते हैं ऑक्सफोर्ड के साथ। हाँ जी। अब ऑक्सफोर्ड जैसी अगर हम उनसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो उनका बजट कहाँ स्टैंड कर रहा है और हमारा बजट कहाँ स्टैंड कर रहा है। लिहाजा इस फ़र्क को पहले तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हमें इदारों की जो फंडिंग है उसका बजट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है ताकि उसके बेहतर रिजल्ट्स आ सकें। दूसरा जो मेरा ख्याल है कि दुनिया में जहाँ पे क्राइसिस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमेशा सोसाइटी जो है वो इदारों की तरफ आती है जी। ठीक है, इदारे उसका सॉल्यूशंस देते हैं जी। लिहाजा हमें इदारों की जो रिसर्च है इसको सोसाइटी के साथ जोड़ना चाहिए। अप्लाइड रिसर्च पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वो जो हमारी रिसर्च है वो लाइब्रेरीज की हद तक ना रहे बल्कि वो फील्ड में आए। सर, मैं आपकी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और तालीमी निज़ाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि वहाँ किस तरह से जो है हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अपनी जो इतनी भी हमारी फैकल्टीज़ हैं उसके जो इश्यूज़ हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि सर उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड करें, क्योंकि मैडम ने तो बड़ी डिटेल में हर चीज़ को क्लियर किया है, लेकिन आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि अब हमारी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, हमारा बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है जी। और वहाँ पे क्या होता है कि किसी के पास, कोई स्टूडेंट के पास या फैकल्टी के पास कोई नया आइडिया हो, बिज़नेस शुरू करना, बिज़नेस आइडिया हो, तो उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी बाकायदा एक उसने अमाउंट मुख्तस की हुई है जो उनको हमारा इदारा देता है। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है हमारी फैकल्टी पे और हमारे स्टूडेंट्स पे कि वो न्यू आइडियाज़ लेकर आएँ और वहाँ पे हम उनको प्रमोट करने के लिए हमारा इदारा जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब ये है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बजाय हम थोड़ा सा नैरो डाउन होते गए अपनी अपनी फैकल्टीज़ की तरफ, तो इदारों को इस पे भी काम करने की ज़रूरत है और असातिज़ा को चाहिए कि वो इंटरडिसिप्लिनरी, क्योंकि हर जो डिसिप्लिन है उसका अपना एक किरदार है। वो माशरे में अगर ये सारे लोग मिलकर रोल प्ले नहीं करेंगे तो वहाँ पे माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सके। फिर ये हमारे जो MOU और ये जो हम साइन करते हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ, इसमें गवर्नमेंट्स के इदारों को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हम पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल डेवलप कर सकें। Exactly. इदारे हमेशा पॉलिसी देते हैं और गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट करती है। इदारे हमेशा एक नैरेटिव बनाते हैं और गवर्नमेंट उस नैरेटिव को पब्लिक में पॉपुलर करती है। तो ये जो है इदारों के अंदर एक अच्छा नैरेटिव डेवलप होना चाहिए। इख्तलाफ होना बड़ी बात नहीं है लेकिन इख्तलाफ हमेशा नज़रियात की बुनियाद पर होना चाहिए। सही। इख्तलाफ जो है वो आपके पास लॉजिकली होना चाहिए कि हम किन बुनियादों पे इख्तलाफ कर रहे हैं और उस इख्तलाफ, अगर इख्तलाफ भी नहीं होगा तो डेफिनेटली बात आगे नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि हर जो थीसिस है उसका एंटी थीसिस तो आना ही आना है और एंटी थीसिस और थीसिस को मिला के ही आप सिंथेसिस की तरफ जाएंगे ना, तो जब आप उसकी तरफ जाएंगे तो आप कोई कंक्लूजन जो है उस तक पहुंच सकेंगे। बिल्कुल ठीक। अब जैसे मैडम ने बात की है कि आप समझें कि सब आपको पता है, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, तो मेरे जो एंटी थीसिस है उसको आप तस्लीम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। अब इदारे के अंदर और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं असम्बली के अंदर बैठते हैं, इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। कोई बिलोंग टू अकेडेमिया, और अकेडेमिया के जो लोग होते हैं वो सॉल्यूशंस देते हैं, वो जज्बाती तकरीरें नहीं करते। अब यहाँ मसला क्या है कि हम असम्बली की तकरीरें जब से लाइव चलना शुरू हुई है ना, तो हम सारे टीचर भी सियासतदान बन गए। हालांकि टीचर्स को मॉडल होना चाहिए सियासतदानों के लिए, ना कि सियासतदान जो है वो मॉडल हों हमारे टीचर्स का। ये अलमिया जो है इसको ज़रा एड्रेस करने की ज़रूरत है कि एक PhD बंदा जो है उसकी सोच में
और एक बीए पास जो बंदा है, उन दोनों की सोच में फ़र्क होना चाहिए। फिर ये पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है इदारों के अंदर, नो डाउट कि उनका पूरा हक है कि वो इसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन सर वो एक लिमिट तक होगी तो मामला जो है वो बेहतर अंदाज से चल सकेंगे। तो उसमें ये है कि हमें बेशक उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसे काम उनको नहीं करवाने चाहिए जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डीरेल हो जाए। मसलन सपोज हमारे सारे रूल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि पहले एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव होते हैं, सिंडिकेट से अप्रूव होते हैं, वो सारी अप्रूवल्स के बाद हम यूनिवर्सिटी में अपने रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं। अब अगर एक इलेक्टेड बंदा जो है वो वाइस चांसलर पे प्रेशर डालेगा कि आप मेरे इस वोटर की खातिर अपने रूल्स जो हैं वो तोड़ दें, तो फिर ये हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकेगा। तो जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या है कि हमें सिस्टम को बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए, ना कि हमें लोगों को कोई एक्स्ट्रा ऑब्लाइज करने के लिए। बिल्कुल, और इसमें मैं एक और बात समझता हूँ, हमारा एक थोड़ा सा जो इशू रहा है, हाँ, कि हमारे यहाँ जो फैकल्टी है वो कोई दो तरह की फैकल्टी है। एक हमारे यहाँ दो तरह की, एक हमारे यहाँ वो है जो बीपीएस पे हैं, ओके, ठीक है, एक हमारे यहाँ वो है जो टीटीएस पे है, ठीक है, टेन्योर ट्रैक सिस्टम, ठीक है। अब इन दोनों के मसाइल डिफरेंट हैं। वो कैसे? टीटीएस जो है उसने अपनी एक ड्यूरेशन कंप्लीट करनी है, अपना एक रिसर्च उसने कंप्लीट करनी है, और उसकी एक इवैल्यूएशन होनी है, उसके बाद वो अगले ग्रेड में प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बीपीएस का इशू क्या है कि उसकी ऐड आनी है, उस पर उसने अप्लाई करना है, उसकी स्क्रूटनी होनी है, उसके बाद जाके वो जो है वो इंटरव्यू में अपीयर होगा, और देन उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो हो सकेगी। अब ये दोनों के जो इश्यूज़ हैं इनको अलग अलग एड्रेस करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब टीटीएस वाले ये समझते हैं कि हमारा इस्तेहकाक हो रहा है, और ये जो इस्तेहकाक मजरू हो रहा है, और जो बीपीएस वाले हैं वो समझते हैं कि हमारा इस्तेहकाक मजरू हो रहा है, कि इनको तो किसी वो इंटरव्यू में ऐड वाले प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, इनकी वैल्यूएशन होती है, सिलेक्शन बोर्ड में उनकी रिपोर्ट्स पुटअप होती हैं, और वो जो है वो नेक्स्ट ग्रेड में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। इस वजह से बहुत सारे हमारे जो बीपीएस के लोग हैं वो अभी तक उनकी प्रमोशंस रुकी हुई हैं, हाँ। और वो ऑन स्पेशल जो होती है कि हम उनको वो प्रमोट नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको हमने ओपीएस पे रखा हुआ है, टर्म ओपीएस इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब असल इशू है उनका, जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि 70 लोग हैं, 70 से ज़्यादा लोग हैं, तो उनको प्रमोट करने को वो पीएचडीज करके आ चुके हैं। अब उनका ये राइट बनता है कि हम उनको लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर करें। हाँ, और होना भी है। जी जी बिल्कुल। उसके लिए क्या है कि जैसे मैडम ने बात की कि हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 हमारी सीट एडवर्टाइजमेंट के इश्तेहार दिए हुए हैं, और एक पहले हमारा जो है वो सिलेक्शन बोर्ड हुआ, अभी चंद दिन पहले ही हुआ, पिछले महीने, और अभी नेक्स्ट जो था वो ये 4 तारीख को प्लान किया हुआ था। तो अब उनको डेफिनेटली वाइस चांसलर साहब की कोशिश थी कि हम उनको प्रमोट करें ताकि वो लोग इदारे के साथ जुड़ सकें। अब गवर्नर साहब की तरफ से एक जो है वो HED और गवर्नर से एक नोटिफिकेशन हुआ कि जो प्रो वाइस चांसलर हैं वो ये सिलेक्शन बोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो पेंडिंग हो गया। अब मैं ये समझता हूँ कि हमें इशूज़ आइडेंटिफाई करके उस पर डायलॉग पे, नेगोशिएशंस पे जाना चाहिए और उनका सोल्यूशन तलाश करना चाहिए, ना कि हम पॉलिटिक्स बराए पॉलिटिक्स खेलते रहें, और उससे क्या होगा कि इदारा फिर बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेगा, बल्कि उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर इश्यूज हर जगह पर मौजूद होते हैं, अप्स एंड डाउन्स जो है वो लाइफ की खूबसूरती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना एक्चुअल जो है वो सबके लिए जो है वो मकसद होना चाहिए। और जहाँ पे हमें बात अपनी तालीमी स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने की जानिब होने चाहिए, वहाँ पे हमारी तवज्जो, हमारी डायरेक्शन जो है वो किसी और तरफ जाती है। आपसे मैं स्पेशली ख़वातीन के हवाले से पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन में एजुकेशन को और लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए इदारे क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को इस लिहाज से कहाँ पर जो है आप समझती हैं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखिए मैडम, अब हम ओपन मेरिट पे एडमिशन करते हैं, तो आप देखेंगे कि 80% हमारी ख़वातीन सीट्स ले जाती हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारी बच्चियां सीरियस होती हैं पढ़ने में, और वो जो लड़के हैं वो थोड़े आप कह लें लापरवाह होते हैं, तो उस वजह से वो मेरिट में ज़रा डाउन हो जाते हैं। और हमारे यहाँ जब फीमेल स्टूडेंट्स आती हैं तो उनके लिए डिपार्टमेंट में एक गर्ल्स रूम हम बनाते हैं जहाँ पे वो बैठ के रेस्ट कर सकें। वहाँ पे एक हम गर्ल्स रूम अटेंडेंस रखते हैं ताकि अगर उन बच्चियों को कोई चीज़ चाहिए
तो वो मार्केट ना जाएं। बिल्कुल, वो जो वहाँ पे और इस तरह के छोटे छोटे जो अमल होते हैं वो ख़वातीन के लिए, उनके बाहर निकल के तालीम के लिहाज से हम बात करें, उनके वर्क प्लेस के हवाले से बात करें, उनके लिए आसानी पैदा करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारों की कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों और लड़कों दोनों को प्रोवाइड करें और इसी तरह से जो है दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। तमाम देखने वालों के लिए अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।